नमस्कार। हाँ, इतिहास का एक बहुत ही अहम मोड़। हमारे पास एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें इस लड़ाई का जिक्र है, तो आज इसी पर गौर करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं क्या कहती है ये जानकारी। हमारा मकसद यही है कि समझें ये जंग क्यों हुई, कैसे लड़ी गई और इसके नतीजा क्या निकला, खासकर हुदैबिया की संधि के फौरन बाद। हाँ, ये टाइमिंग बहुत अहम है। तो पहला सवाल यही मन में आता है कि हुदैबिया में मक्का वालों से 10 साल की सुलह हो गई। हाँ, एक बड़ी कामयाबी थी वो। तो फिर अचानक मुसलमानों का ध्यान यहूदियों, खासकर खैबर की तरफ क्यों गया? ये अचानक शिफ्ट क्यों? देखिए, हुदैबिया की संधि ने असल में एक रास्ता खोल दिया। जो मक्का का खतरा था, मतलब कुरैश का, वो 10 साल के लिए टल गया। हाँ, ये तो था। दक्षिण से शांति हो गई एक तरह से। बिल्कुल। तो अब फौज और संसाधन दूसरी तरफ लगाए जा सकते थे। और उस वक्त ये जो स्रोत है, इसके मुताबिक मदीना के आसपास जो यहूदी कबीले थे, उन पर इल्जाम था कि वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। जैसे वो खंदक की लड़ाई का जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल। बैटल ऑफ द ट्रेंच कहा जाता है कि उसे भड़काने में उनका हाथ था। तो संधि से पहले उन पर एक्शन लेना मुश्किल था। बहुत मुश्किल। डर था कि मक्का वाले उनकी मदद को आ जाएंगे, फिर मुसलमान दो तरफ से घिर जाते। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। पर संधि के बाद वो डर खत्म हो गया। तो स्रोत कहता है कि अब सही वक्त समझा गया कि इन गुटों से, खासकर खैबर से निपटा जाए। और खैबर वो कोई छोटी मोटी जगह तो थी नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, वो तो यहूदियों का एक तरह से गढ़ था, हेडक्वार्टर कह लीजिए अरब में। किले बहुत मजबूत सुने उसके। हाँ, कहा जाता है कि अरब के सबसे मजबूत किलों में थे। और इलाका भी बड़ा उपजाऊ था। रेगिस्तान में। हाँ, खजूर फल खूब होते थे और ये सब बाहर बिकता था दूर दूर तक। तो मतलब पैसा भी बहुत था उनके पास। जाहिर है। और वो सारी दौलत, सोना चांदी इन्हीं किलों में महफूज रहती थी। लोग मानते थे कि खैबर को जीतना नामुमकिन है। तो ऐसे नामुमकिन किले पर हमले की तैयारी हुई, वो भी चुपचाप। हाँ, तैयारी तो बहुत खुफिया थी, लेकिन एक पेच आ गया। क्या हुआ? मदीना में ही कुछ लोग थे जिन्हें स्रोत मुनाफिक कह रहा है, मतलब जो दिल से साथ नहीं थे। अच्छा। उन्होंने खैबर वालों को खबर पहुंचा दी। और खबर भी क्या दी? कि घबराओ मत, सिर्फ 1500 की फौज आ रही है, छोटी सी। अरे, जबकि खैबर में शायद ज्यादा लड़ाके होंगे। हाँ, उनसे ज्यादा थे। तो ये सुनकर वो लोग एकदम बेफिक्र हो गए। अति आत्मविश्वास आ गया उनमें। सोचा होगा कि इतनी छोटी फौज क्या कर लेगी। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि अगली सुबह जब वो रोज की तरह अपने काम पर निकले, खेतों में, बागों में, तो अचानक देखा कि सामने पूरी मुस्लिम फौज खड़ी है। बाप रे, उनके तो होश उड़ गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। चिल्लाते हुए वापस भागे, मोहम्मद आ गया, फौज आ गई और फौरन किले के दरवाजे बंद कर लिए। तो एक तरह से सरप्राइज अटैक कामयाब रहा। हाँ, शुरुआती शौक तो कामयाब रहा। अब खैबर की बनावट भी समझनी होगी। ये एक किला नहीं था। अच्छा। ये किलों का एक नेटवर्क था, 2 हिस्सों में बटा हुआ। एक हिस्से में 5 बड़े किले, दूसरे में 3। बाप रे, 8 किले। हाँ, तो मुसलमानों ने पहले उस हिस्से पर हमला किया जिसमें 5 किले थे। और शुरुआत कैसी रही? आसान थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले किले को लेने की कोशिशें हुई पर नाकाम रहीं। किला वाकई मजबूत था, अंदर से तीर और पत्थर चल रहे थे। तो मुश्किल हुई। हाँ, पीछे हटना पड़ा शुरू में। यहीं पर वो मशहूर वाकया हुआ था ना, हजरत अली वाला। हाँ, बिल्कुल। जब पहले किले में मुश्किल आई तो पैगंबर मोहम्मद ने फौज से कहा। क्या कहा? कि कल मैं झंडा, कमान, एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। वाह, ये सुनकर तो सब में जोश आ गया होगा। जोश भी, और हर कोई चाहने लगा कि ये सम्मान उसे मिले। हजरत उमर का तो कौल है कि उन्हें जिंदगी में कभी किसी ओहदे की तमन्ना नहीं हुई सिवाय उस दिन के। सबकी नजरें होंगी कि किसे मिलता झंडा। बिल्कुल। लेकिन अगली सुबह पैगंबर ने कई बड़े तजुर्बेकार सहाबा के बजाय कमान दी एक नौजवान को। किसे? सिर्फ 29 साल के अली बिन अबी तालिब को। उनके चचेरे भाई और दामाद भी थे वो। अच्छा, ये काफी अप्रत्याशित रहा होगा शायद। हाँ, कुछ लोगों के लिए जरूर। तो हजरत अली ने क्या कहा? उन्होंने पूरे जोश से कहा कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। लेकिन पैगंबर ने उन्हें कुछ नसीहत भी की थी शायद, लड़ाई से पहले। हाँ, ये बहुत अहम बात है। उन्होंने कहा कि हमला करने से पहले किले वालों को इस्लाम की दावत देना, अमन का पैगाम देना। अच्छा, सीधे हमला नहीं। और ये भी कहा कि अगर तुम्हारी वजह से सिर्फ एक इंसान भी सही रास्ता अपना ले तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से, उस जमाने की सबसे बड़ी दौलत से बेहतर है।
ये एक अलग नजरिया है वो देखने का। बिल्कुल। तो हजरत अली फौज लेकर पहले किले की तरफ बढ़े। और वहां कौन था सरदार? वहां था मरहब, एक बहुत मशहूर यहूदी पहलवान और योद्धा। मरहब नाम सुना है, कहते हैं बहुत ताकतवर था। हाँ, पूरे अरब में उसकी धाक थी। लोग उससे लड़ने से डरते थे। वो किले से बाहर आया और उसने चैलेंज दिया मुकाबले के लिए। हाँ, और हजरत अली सामने गए। स्रोत कहता है कि उन्होंने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। मरहब जैसे योद्धा को आसानी से? हाँ, स्रोत तो यही कहता है। ये बहुत बड़ा मोड़ था। यकीनन इसका असर तो बहुत पड़ा होगा। बिल्कुल। एक तो हजरत अली की शोहरत पूरे अरब में फैल गई, दूसरे मुसलमानों के हौसले आसमान पर पहुंच गए। और यहूदियों के हौसले पस्त हुए होंगे। हाँ, इसके बाद फिर जबरदस्त लड़ाई हुई। ऐसा नहीं कि यहूदी लड़े नहीं, स्रोत कहता है वो भी बड़ी बहादुरी से लड़े। वो अहले किताब थे ना? हाँ, अहले किताब यानी पिछली आसमानी किताबों को मानने वाले। इस्लाम में उनका दर्जा मूर्ति पूजकों से अलग है। तो उनमें भी शायद शहादत और जन्नत का कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा। हाँ, स्रोत इशारा करता है कि ऐसा तसव्वुर था जिससे शायद उन्हें लड़ने की हिम्मत मिली। जंग देर तक चली, लेकिन आखिरकार यहूदियों को पहला किला छोड़ना पड़ा। वो दूसरे किले में चले गए। तो पहला किला फतह हो गया, पर अभी 7 और बाकी थे। हाँ, लड़ाई लंबी थी। दूसरे किले पर घेरा डाला गया। 3 दिन गुजर गए, पर वो भी फतह नहीं हुआ। ये भी मजबूत था। हाँ, लेकिन फिर अचानक यहूदियों ने ये किला खुद ही खाली कर दिया। खुद ही, बिना लड़े? हाँ, और तीसरे किले में चले गए। ये थोड़ा अजीब था। क्यों किया होगा ऐसा? शायद उन्हें लगा होगा कि तीसरा किला ज्यादा महफूज है। खैर, तीसरे किले को जीतने में भी कई दिन लगे। और यहाँ मुसलमान हैरान थे। हाँ, हैरान थे कि घेराबंदी इतनी सख्त है, खाने पीने का सामान अंदर जा नहीं रहा, तो ये लोग इतने दिन टिक कैसे रहे हैं? पानी कहाँ से आ रहा है और बाहर निकलकर लड़ क्यों नहीं रहे? इसका जवाब कैसे मिला? एक यहूदी जासूस ने बताया, जो अंदर से मुसलमानों के लिए काम कर रहा था। अच्छा, उसने क्या बताया? उसने बताया कि इन किलों के नीचे पुरानी गुप्त सुरंगें हैं। सुरंगें? हाँ, और उन्हीं सुरंगों से बाहर के किसी चश्मे या कुएं से पानी किले के अंदर लाया जा रहा था। अरे वाह, ये तो बड़ी चालाकी थी। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये राज खोला तो मुसलमानों ने पानी का रास्ता बंद कर दिया होगा। फौरन, और इसका असर बिजली की तरह हुआ। कैसे? पानी बंद होते ही यहूदी मजबूर हो गए किले से बाहर निकलकर लड़ने पर। और खुली लड़ाई में वो टिक नहीं पाए। ज्यादा देर नहीं, ये तीसरा किला भी फतह हो गया। अब वो भागे चौथे किले की तरफ। चौथा किला, वो भी जल्दी जीत लिया गया। हाँ, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब सारे यहूदी अपने 5वें और आखिरी किले में जमा हो गए, जो सबसे मजबूत था। हाँ, खैबर का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत किला। इसे जीतना तो फिर बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। ये एक पहाड़ी पर बना था, नीचे से ऊपर हमला करना वैसे ही मुश्किल। और ऊपर से वो लोग तीर और पत्थर बरसा रहे होंगे। बिल्कुल, कोई पास फटक नहीं पा रहा था। यहूदियों ने अपनी औरतें, बच्चे, सारी दौलत, सोना चांदी सब इसी किले में रखा था। स्रोत में ये भी लिखा है कि यहूदियों के पास अक्सर पैसा ज्यादा होता था। हाँ, स्रोत इस बात का जिक्र करता है एक ऐतिहासिक अवलोकन के तौर पर। तो जब सीधी लड़ाई काम नहीं आई, घेराबंदी काम नहीं आई, तो फिर क्या किया? फिर बदली रणनीति, तकनीक का इस्तेमाल हुआ। तकनीक उस जमाने में? हाँ, रैम्स का इस्तेमाल किया गया। वो लकड़ी के बड़े लट्ठे होते हैं ना, दीवार तोड़ने वाले। अच्छा, हाँ। और कैटापुल्ट्स यानी मंजनीक, बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीनें। मंजनीक, इनसे क्या किया? इनसे किले की दीवारों पर लगातार पत्थर बरसाए गए। निशाना ये था कि दीवारें कमजोर होकर टूट जाएं। और ये काम कर गया? हाँ, काफी दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार किले के एक तरफ की दीवार का हिस्सा गिर गया। दीवार टूट गई? हाँ, और जैसे ही रास्ता बना, मुसलमानों ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। अंदर तो भगदड़ मच गई होगी। बिल्कुल, यहूदी सब कुछ, औरतें, बच्चे, सोना चांदी छोड़कर किले के और अंदरूनी हिस्से की तरफ भागे। तो क्या ये किला भी लड़कर जीता गया या सरेंडर हुआ? यहाँ कुछ कंफ्यूजन है शायद। हाँ, स्रोत कहता है कि इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। कुछ कहते हैं आखिरी 3 किलों ने सरेंडर किया, कुछ कहते हैं 2 ने किया और आखिरी के लिए लड़ाई हुई। लेकिन नतीजा क्या निकला फाइनली? नतीजा यही कि सख्त लड़ाई और घेराबंदी के बाद खैबर के यहूदियों ने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। और उनके साथ क्या सुलूक हुआ? सजा मिली? नहीं, स्रोत के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें माफ कर दिया।
माफ कर दिया। हाँ, और उन्हें वहीं खैबर में रहने, अपनी जमीनों पर खेती करने की इजाजत भी दे दी। लेकिन कोई शर्त? एक शर्त थी कि वो अपनी पैदावार का मतलब अनाज और फलों का आधा हिस्सा मुसलमानों को देंगे, टैक्स के तौर पर, जिसे जिजिया कहते हैं। और यहूदियों ने मान लिया? स्रोत कहता है खुशी खुशी मान लिया। अच्छा, तो ये थी खैबर की जंग की कहानी। अब इसके नतीजों पर आते हैं। ये जीत इतनी अहम क्यों मानी जाती है? देखिए, ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, इसका असर बहुत गहरा था, खासकर माली तौर पर। हाँ, स्रोत में लिखा है कि इतना सोना चांदी मिला के। हाँ, मिसाल दी है कि जैसे आज के पाकिस्तान में अचानक तेल निकल आए। मतलब रातों रात किस्मत बदल गई। बिल्कुल। मुसलमान जो अब तक एक माली तौर पर संघर्ष कर रहे थे, वो अचानक अरब के सबसे अमीर और ताकतवर समुदायों में से एक बन गए। और इसका असर उनकी सियासी ताकत पर भी पड़ा होगा। जाहिर है, पैसा और ताकत साथ साथ चलते हैं। उनका रुतबा, उनका असर बहुत बढ़ गया अरब में। आम लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। हजरत उमर का एक और कॉल है स्रोत में। क्या? वो कहते हैं कि मक्का से हिजरत के बाद 7 साल में पहली बार खैबर आकर पेट भरकर खाना खाया। 7 साल बाद? अंदाजा लगाइए कि पहले क्या हालात रहे होंगे। और सिर्फ यही नहीं, बहुत से मुहाजिर थे जो मक्का से सब छोड़कर आए थे। हाँ। वो मदीना के अंसार भाइयों के सहारे थे। ओके। इस माले गनीमत से उन्होंने अपने कर्जे चुकाए। अच्छा। अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो ये जीत एक तरह से पूरे मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ा आर्थिक बूस्ट था। बहुत बड़ा। इसने उनकी हैसियत ही बदल दी। इस पूरी कहानी में आखिर में स्रोत एक सवाल भी उठाता है। हाँ, एक दिलचस्प सवाल कि अरब में यहूदियों की आबादी इतनी ज्यादा क्यों नहीं थी, और जो थी वो ज्यादातर मदीना और आसपास जैसे खैबर में ही क्यों थी? हाँ, ये सवाल वो उठाता है पर उसका जवाब नहीं देता। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों था। उस वक्त ये सामाजिक राजनीतिक हालात क्या थे? तो कुल मिलाकर खैबर की जंग यह हुदैबिया संधि के बाद एक सोची समझी चाल थी। हाँ, रणनीतिक तौर पर बिल्कुल सही समय पर। इसमें मुश्किल किले थे, जासूसी थी, हजरत अली की बहादुरी थी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था जैसे मंजनीक। और नतीजा ये निकला कि मुसलमानों की माली और सियासी ताकत एकदम से बहुत बढ़ गई। बिल्कुल। और वो जो आखिरी सवाल है ना स्रोत का, कि एक समुदाय का एक खास इलाके में सिमटा होना, हाँ, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। खैबर की जंग सिर्फ फौज और पैसे की कहानी नहीं है, ये उस इलाके की डेमोग्राफी, वहाँ की सियासत को बदलने वाली घटना थी। तो ये सोचना कि किसी समुदाय का यूं केंद्रित होना और फिर सत्ता के समीकरण बदलना, इसकी क्या गहरे मायने होते हैं, इसके दूरगामी असर क्या हो सकते हैं। वाकई एक अहम नुक्ता है जिस पर शायद आज भी गौर करने की जरूरत है।